जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे बैकएंड आर्किटेक्चर के बारे में। दैट जब भी आप जावा टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या कोई बैकएंड डेवलप करते हैं, तो कौन-कौन से फेजेज़ से गुज़रना पड़ता है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं? कौन-कौन से पैकेजेज़ हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं? एंड नॉट इवन फॉर जावा टेक्नोलॉजी, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो, चाहे आप पाइथन की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो। जब भी आप कोई बैकएंड डिज़ाइन करते हो, तो जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी में होती हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे बस एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और 2 चीज़ें हमने कवर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकएंड आर्किटेक्चर के बारे में कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं बैकएंड को एंड सेकंड हम बात करेंगे रेस्ट के बारे में। दैट स्प्रिंग बूट के अंदर जब भी हम रेस्ट एपीआई के बारे में बात करते हैं, तो टेक्निकली क्या है रेस्ट, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, क्या रेस्ट के अलावा भी हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको पता है। आपने अभी तक जो पढ़ा है और जो सुना है वो ये है दैट हमारे पास एक क्लाइंट होता है जो कि हमारा यूआई है, यूज़र इंटरफ़ेस। वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है हमारे सर्वर के पास और ये इस तरह से आपने सर्वर देखा होगा एक। अब सर्वर क्या करता है, जो उसके पास रिक्वेस्ट आई वो उसको प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेज देता है। बट कहानी इतनी नहीं है। इस सर्वर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं और ये रिक्वेस्ट इस सर्वर के अंदर कितने सेक्शंस को क्रॉस करती है, कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कौन-कौन से सेक्शन में क्या-क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर को हम खोलने वाले हैं, मतलब हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम काफ़ी कैजुअल जाएँगे और काफ़ी स्लो होगा ये वीडियो क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से दैट मान लो हमारे पास ना एक यूआई है और इस यूआई से हमारे पास आई एक रिक्वेस्ट, ठीक है? अब मैं काफ़ी सिंपल वे में जाऊँगा, इन डेप्थ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा बट कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी होंगी जिनको मैं स्किप कर दूँगा, जो कि इस वक़्त आपके जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, जिस स्टेज पे हम इस वक़्त हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है, मान लो ये हमारा सर्वर है। अब मैं काफ़ी बड़ा सर्वर बना रहा हूँ क्योंकि इस सर्वर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आती हैं। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी एक कंट्रोलर के पास। अब मैं जावा टेक्नोलॉजी को माइंड में रखते हुए ये सारा कुछ आपको समझा रहा हूँ। अब कंट्रोलर क्या होगा? सिंपल सी एक जावा क्लास होगी। जावा क्लास जो कि काम करेगी एक कंट्रोलर की तरह। कंट्रोलर का काम क्या होता है? कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे एक्सेप्ट करो। कंट्रोलर का बस इतना ही काम होता है। कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा मान लो रिक्वेस्ट मेरे पास आई दैट मुझे ना मैंने 2 वैल्यूज़ भेजी रिक्वेस्ट के साथ। हम बात करेंगे दैट रिक्वेस्ट के साथ डाटा कैसे सेंड किया जा सकता है और फिर वो सर्वर उस डाटा को कैसे रिसीव करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप चीज़ों को समझो दैट मान लो मैंने भेजा एक 2 और मैंने भेजा 3 और इस सर्वर में कहीं न कहीं एक कैलकुलेटर रखा हुआ है जो कि इन दोनों को ऐड करके मुझे रिटर्न करेगा आंसर व्हिच इज़ 5। अब कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा, ये इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप कहोगे सर अगर ये जावा क्लास है तो हम इसके अंदर नहीं लिख सकते 2 + 3, मतलब इनको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो और फिर हम सिंपली कर सकते हैं a + b और जो आंसर है वो वापस भेज दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बट ऐसा करना नहीं है। कंट्रोलर का जो काम है वो कंट्रोलर को करने दो, बाकी जो काम है लॉजिक का वो किसी और का काम है, वो कोई और हैंडल करेगा। यहीं पर तो आती है जावा की सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई जावा जो है वो एंटरप्राइज़ लेवल पे काफ़ी फ़ेमस है। तो कंट्रोलर ने क्या किया, जो रिक्वेस्ट आई उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ डाटा भी था। फिर कंट्रोलर क्या करता है, आगे कॉल करता है सर्विस को। सर्विस क्या है? सर्विस भी एक जावा की क्लास है। क्योंकि हम जावा की बात कर रहे हैं तो जावा के अंदर ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ही तो होती हैं। अब सर्विस क्लास क्या करेगा? सर्विस क्लास के अंदर होता है लॉजिक। सर्विस क्लास क्या करेगी? जो आपके पास आपने डाटा भेजा, उसको क्या करेगी? सॉल्व करेगी और वापस भेज देगी कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर भेज देगा डाटा यूआई के पास। बट आप कहोगे सर आगे तो इतनी जगह खाली है, ऑफ कोर्स है। अभी ये तो डाटा था, मैंने डाटा दिया, डाटा प्रोसेस हुआ, मेरे पास वापस आ गया। मान लो मैं डाटाबेस को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने डाटा भेजा, मान लो मैंने अपना नाम भेजा लतीफ़ और ये मैंने डाटाबेस में स्टोर करना है। क्लियर? तो क्या होगा,
ये डाटा आएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर कहेगा ठीक है मेरा काम है एक्सेप्ट करना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मेरा काम है आगे भेज देना, तो ये भेज देगा सर्विस के पास। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा कोड के साथ, कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये सर्विस लेयर क्या करेगी, सर्विस लेयर कहेगी अच्छा मेरे पास डाटा आया है, बट ये डाटा मैंने रखना भी नहीं है, मैंने प्रोसेस भी नहीं करना, मैंने तो डाटाबेस के पास भेजना है। तो सर्विस आगे कॉल करेगी व्हिच इज़ रेपो, जिसको हम कहते हैं रेपोजिटरी, रेपोजिटरी लेयर। इसका काम होता है डेटाबेस के साथ काम करना। तो हम अपना डाटा दे देंगे रेपोजिटरी को, रेपोजिटरी क्या करेगी, रेपो कहेगी अच्छा मेरे पास ना एक सेव मेथड है, मैं उसको कॉल करता हूँ और जो भी मेरे पास डाटा आया जो कि लतीफ़ है मैं इसको सेव कर देता हूँ। बट अब ये डाटा जो है हम भेज रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जावा पे काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं। तो ये किसके ऑब्जेक्ट में पैक होगा, मतलब मुझे इसको ऑब्जेक्ट में पैक करना है एंड देन ये डेटाबेस के पास जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होती है मॉडल लेयर। मॉडल क्या करता है, मतलब मान लो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, तो मेरे पास एक क्लास बनी होगी, मान लो क्लास का नाम होगा नेम, और इसके अंदर एक ही चीज़ होगी जो कि है नेम, जो मैं ले रहा हूँ, इस तरह से। क्लियर? तो ये नेम जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फिर ये मॉडल जो है ये क्या करेगा, इसमें डाटा पैक हुआ मॉडल में। मेरी बात को समझना, मॉडल को हमने यूज़ किया डाटा को पैक करने के लिए। रेपो क्या कर रहा है, रेपो सेव कर रहा है डेटाबेस में। अब डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा डेटाबेस है डीबी। अब रेपो का काम है डेटाबेस में डाटा को सेव करना, मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पैक करके। कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं ना इसमें। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, जो भी रिक्वेस्ट आई यूएसए वो हो गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने आगे भेज दिया सर्विस के पास। सर्विस ने देखा कि अगर कैलकुलेशंस करनी है तो वो मैं खुद कर लूँगा, अगर मुझे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो मुझे रेपो को डाटा देना होगा। तो उसने रेपो पे डाटा दिया। रेपो ने कहा कि मुझे इस डाटा को अगर डेटाबेस में भेजना है तो मुझे ऑब्जेक्ट में पैक करना होगा, और उस ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल को। और ये मॉडल टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली ये मॉडल मतलब ये जो क्लास है, टेक्निकली ये क्लास मतलब इसी क्लास का एक टेबल बना होता है हमारे डेटाबेस में। तो मतलब जो आपकी मॉडल क्लास होगी, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली जब हम जेपीई यूज़ करेंगे, हाइबरनेट की यूज़ करेंगे, ओआरएम टेक्नोलॉजीज़, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस क्लास के नाम के जैसा एक टेबल बना देगा। तो आप कह सकते हो दैट मॉडल क्लास जो है वो कनेक्टेड होती है डेटाबेस के साथ, उस टेबल के साथ। क्लियर? तो जब हम टेक्निकली हम सेव कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा, तो आप कह सकते हो कि हम डेटाबेस में डाटा भेज रहे हैं। तो ये एक वर्क फ्लो होता है जब भी हम बैकएंड डिज़ाइन करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। डेट कंट्रोलर है, फिर सर्विस के पास जाते हैं, फिर रेपो के पास जाते हैं, मॉडल है, और फिर हमारा काम जो है वो कंप्लीट होता है। बट इससे आगे भी कुछ और चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं रेस्ट के बारे में। अच्छा जी, आपने काफ़ी सुना होगा रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, आपने देखा होगा रेस्ट एपीआईज़। टेक्निकली रेस्ट एपीआईज़ होती क्या है? देखो, अगर मैं जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो 2 तरह की एप्लीकेशंस मैं बना सकता हूँ। या तो मैं बनाऊँगा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन, प्योर जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, या मैं बनाऊँगा सिर्फ बैकएंड जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ठीक है? अभी मैं आपको फुल स्टैक के बारे में बताता हूँ। देखो, जब भी हम कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी, तो या तो देखो फुल स्टैक के अंदर क्या होता है, आपको एचटीएमएल पेजेस का तो यूज़ करना पड़ता है, आपको एचटीएमएल पेजेस का यूज़ करना पड़ता है, आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है, आपको सीएसएस का यूज़ करना पड़ता है, राइट? तो अगर आप प्योर जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो एचटीएमएल पेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं जेएसपी, ये भी एचटीएमएल पेजेस होते हैं। या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम यूज़ करते हैं थाइमलीफ, थाइमलीफ यूज़ करते हैं। क्लियर? तो रेस्ट जो है वो इस तरफ काम नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है ना, तो मतलब हमारा एक पैकेज है पूरा, उसी के अंदर हमारा यूआई भी है और उसी के अंदर हमारा बैकएंड भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी उसी के अंदर हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है हम बदले में पेज भेजते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जब भी रिक्वेस्ट आती है हम बदले में पेज भेज रहे होते हैं। मतलब पेज भेजने से पहले भी हमारा काम होता है, मतलब मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने कुछ दिखाना है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मान लो कि मुझे इंडेक्स पेज भेजना है वापस, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस पेज के अंदर जितना भी डाटा है वो फिल कर दूँगा विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी या फिर डेटाबेस से लेके कुछ भी करके, और फिर मैं पेज रिटर्न करूँगा। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, बदले में मैं पेज रिटर्न कर रहा हूँ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, मान लो मेरे पास ना एक कंपनी आई, उसने हमसे कहा कि हमें एक एप्लीकेशन बना दो। मान लो एक रेस्टोरेंट है जिसे फूड डिलीवरी ऐप चाहिए। अब हमने उसे ना एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाकर दी विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी, और हमने टाइमलीप को यूज़ किया। जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हम एक एचटीएमएल पेज रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट ये है दैट हम एचटीएमएल पेज रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएगा ब्राउज़र पे। मेरी बात को समझना। मोबाइल ऐप की बात की जाए तो उसके लिए हमें अलग से मोबाइल ऐप बनानी पड़ेगी। 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। मोबाइल ऐप अलग से बनाना पड़ेगा पूरा, और वेब एप्लीकेशन अलग से बनानी पड़ेगी। बट हम चाहते हैं कि यार नहीं, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट का यूज़ करते हैं। रेस्ट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हमारा जो बैकएंड है, अब देखो बैकएंड जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी सेम काम करेगा, बैकएंड वेब एप्लीकेशन के लिए भी सेम काम करेगा। समझ रहे हो? रेस्ट में हम क्या करते हैं, रेस्ट में हम जो रिटर्न करते हैं वो कोई पेज नहीं होता, वो डाटा होता है। वो डाटा जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डाटा एक्सएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट मॉडर्न जो है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, मैं आपको जेसन फॉर्मेट में भी डाटा रिटर्न करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में भी डाटा रिटर्न करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। मान लो हम ना एक रूल भी सेट कर सकते हैं कि हमारा जो बैकएंड है वो सिर्फ जेसन ही आपको देगा और जेसन ही एक्सेप्ट करेगा, या फिर हमारा जो बैकएंड है वो सिर्फ एक्सएमएल ही एक्सेप्ट करेगा और एक्सएमएल ही वापस रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब आप कहोगे ठीक है सर, रेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम डाटा सेंड करते हैं, पेज सेंड नहीं करते। तो इसका फ़ायदा पता क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब बैकएंड हमारा एक है, सिंगल सिंगल। पहले क्या हो रहा था, मोबाइल ऐप के लिए भी बैकएंड हम बना रहे थे, वेब एप्लीकेशन के लिए भी बैकएंड हम बना रहे थे। अब बैकएंड हमारा सिंपल एक है। अब हम फ्रंट एंड चेंज करते जाएंगे, यूआई। मतलब अगर हम वेब की बात कर रहे हैं तो हम रिएक्ट को यूज कर लेंगे। रिएक्ट इसी बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इसी को रेस्पॉन्स भेजेगा। मेरी बात को समझना, ये इसको रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब आगे रिएक्ट की जिम्मेदारी है कि वो उस डाटा को पेज में कैसे लेआउट करते हैं। क्लियर? अच्छा जी, हमारी जो मोबाइल ऐप होगी, मोबाइल ऐप वो क्या करेगी, वो भी इसी सेम बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेजेगी, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस ऐप की जिम्मेदारी होगी, इसके अंदर जो भी यूआई यूज हो रहा होगा कि किस तरह से वो उस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब रेस्ट हमारे लिए फायदेमंद है ना। एक ही बैकएंड है, वो वेब एप्लीकेशन के साथ भी काम कर रहा है, वो मोबाइल ऐप के साथ भी काम कर रहा है। दैट्स वाई जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पर काफ़ी बार लिखा होता है रेस्ट एपीआईज, रेस्ट एपीआईज। तो ये फ़ायदा है रेस्ट एपीआईज का। रेस्ट एपीआईज डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बैकएंड आर्किटेक्चर था। अभी देखो मैंने ये पहले वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ पहले आपके माइंड में हो कि अच्छा, कंट्रोलर भी होता है, सर्विस भी होती है, रेपोजिटरी क्या होता है, मॉडल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रेस्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँ, तब आपको ये ना हो कि यार कंट्रोलर सर, आप ये कंट्रोलर क्या है सर, ये सर्विस क्यों बना रहे हैं आप सर, ये रेपोजिटरी क्यों बना रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।